मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद करना, उसका भी तरीका बताएंगे कि कैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद रहेंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये है कि एक सोर्स यहाँ है लाइट का, एक सोर्स यहाँ है लाइट का। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ये कोई स्क्रीन लगाई, एक ये यहाँ से वेव चली, पी पॉइंट पर मिली, एक यहाँ से वेव चली, ये भी पी पॉइंट पर मिली। एक बात तो आपको साफ साफ दिख रही है कि इन दोनों वेव्स ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया। नहीं दिख रहा? अरे बाबा, इसने इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। नहीं दिख रहा आपको? दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया। S1P डिस्टेंस और S2P डिफरेंस डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा कि जो दो वेव्स इन दोनों पॉइंट से चलेंगी, अगर एक S1 से चली और एक S2 से चली, तो दोनों का पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा। जल्दी बोलिए हाँ। तो डेल्टा एक्स क्या चीज होगी? डेल्टा एक्स होगा पाथ डिफरेंस। दो बच्चे अपने अपने घर से चले और एक साथ स्कूल पहुंचे। एक साथ पहुंचे, एक साथ चले कि नहीं चले? मान लीजिए एक साथ चले भी, ठीक है। तो अगर अगर एक बच्चा अपने घर से चला और दूसरा बच्चा अपने घर से चला और दोनों लोग स्कूल पहुंचे, तो स्कूल पहुंचने का मतलब कि दोनों 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 यहां पर आ गए। ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, और ये रोहन का घर है और ये आपका घर है। तो क्या हुआ? दोनों लोग अगर यहां से चल के यहां पर पहुंचे, तो दोनों का पार्ट डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि पार्ट डिफरेंस सेम भी हो सकता है, पार्ट डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब कि ये और ये, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि ये जो पार्ट डिफरेंस है जिसको हम लोग कह रहे हैं विच इज ऑब्वियस पार्ट डिफरेंस, कि अगर एक एक सोर्स से वेव आती है, किसी एक पॉइंट पर पहुंचती है, और दूसरे सोर्स से वेव आती है, वो भी उसी पॉइंट पर पहुंचती है, तो ज्योमेट्रिकली पाथ डिफरेंस तो होगा। पर एक चीज होती है टाइम डिफरेंस। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम लोग इसी पेज पर डिस्कस करना चाहेंगे, जिसके लिए ये इसी पेज पर डिस्कस कर ले। ध्यान से देखिए, जो टोटल फेज डिफरेंस होता है, ये है टोटल फेज डिफरेंस। ठीक है। अब फेज डिफरेंस दो चीजों की वजह से होता है। इसका मतलब कि जब आप देख रहे हैं कि फेज ये है ओमेगा टी और के एक्स, दो चीजें हैं। एक है टाइम, ये तो टाइम की वजह से फेज डिफरेंस क्या होता है? वो होता है ओमेगा टाइम्स डेल्टा टी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, ऐसा समझिए कि अगर S1 और S2 से जो दो वेव्स स्टार्ट हो रही हैं, वो अगर P पॉइंट पर, भाई एक पॉइंट पर पहुंच रही है, तो इसका मतलब कि फाइनल टाइम तो दोनों का सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट नहीं होंगी, तो यहां पर एक टाइम लैग होगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। वो मैंने आपको यहां पर दिखाया कि यहां से आने वाली वेव्स अगर इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो ये है पाथ डिफरेंस। अगर यहीं से आने वाली S1 से आने वाली वेव यहां आई और S2 से आने वाली वेव यहां आई, तो हो सकता है पाथ डिफरेंस ना भी हो। तो इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। बहुत ध्यान से देखिए, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम लैग। दिस इज कॉल्ड टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब क्या? कि अगर S1 और S2 से स्टार्ट होने वाली वेव, अगर S1 और S2 से स्टार्ट होने वाली वेव एक ही इंस्टेंट पर नहीं स्टार्ट करेगी, पहुंची एक साथ लेकिन स्टार्ट एक साथ नहीं किया, तो वो जो टाइम लैग हो गया। आप 9 बजे कहीं पर पहुंचे, एक दूसरा बंदा भी 9 बजे वहीं पर पहुंचा। अगर एक बंदा 8:30 बजे चला और एक बंदा 8:20 पर चला, तो इसका मतलब टाइम लैग है ना 10 मिनट का। ठीक है। और एक ये, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये जो है, दिस इज फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बिल्कुल अलग चीज है।
ये है फेज डिफरेंस। तो अब जो टोटल फेज आएगा, टोटल फेज डिफरेंस आएगा, ये आएगा नेट फेज डिफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं नेट फेज डिफरेंस। नेट फेज डिफरेंस क्या होगा? ये टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों की वजह से होगा। बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इस इक्वेशन में हम लोग, ध्यान से देखिए, ये वाला जो इक्वेशन था जिसमें हम लोग ये लिख रहे थे I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, यहां पर जो फाई है ये एक्चुअली नेट फेज डिफरेंस है। क्या है? नेट फेज डिफरेंस। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला फाई है। हम लोग, और ज्यादातर केसेस में हम लोग ये मान लेते हैं कि टाइम डिफरेंस नहीं है, या हम ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि टाइम डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जांपल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि हम लोग ये यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि एक टर्म जो यहाँ पर है वो है कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई का ग्राफ बना लेते हैं। कॉस फाई का ग्राफ क्या है? कॉस फाई का ग्राफ ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉस फाई का ग्राफ आप लोगों को बनाना आता है। नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कॉस फाई है, यहाँ पर फाई है। ठीक है, कॉस फाई का ग्राफ बना रहे हैं। ओ डियर, कॉस फाई का ग्राफ बना रहे हैं, ये कॉस फाई का ग्राफ है। ठीक बात है, आइए देखते हैं। ये है 0, ये है 0, ये है +1, ये है -1, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, ये है 3π, ये है 4π। ठीक है, फिर यहां पर π/2, 3π/2, ये कितना हो गया? 5π/2, ये कितना हो गया? 7π/2 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिएगा, हम लोग बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं इंटरफेरेंस के। इंटरफेरेंस क्या था? इंटरफेरेंस की डेफिनेशन मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, और ये इंटरफेरेंस की डेफिनेशन जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, वही इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आपके काम आने वाली है। ध्यान से देखिए, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, द नॉन यूनिफॉर्म distribution of energy, non-uniform distribution of energy in the medium due to superposition of two waves। ये इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू। इसका मतलब कि जब सिंगल वेव होती है तो यूनिफॉर्म, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एनर्जी, मतलब इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब डेफिनेशन में एनर्जी आ रहा है। फिर हम लोगों ने यहां पर ये बात समझी थी कि अगर सिंगल वेव होगी तो इंटेंसिटी I1 है, अगर दूसरी वेव अकेले होगी तो ये I2 है, और अगर तीसरी वेव भी आ गई तो ये A²। इसका मतलब कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। ठीक बात। इसका मतलब यहां पर बात ये आ रही है कि जब cos फाई की वैल्यू, बहुत ध्यान से देखिए, व्हेन cos फाई इज मैक्सिमम, व्हेन cos फाई इज +1, अगर इस इक्वेशन में cos फाई की वैल्यू +1 हो जाएगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। दिख रहा है आपको कैसे मैक्सिमम हो जाएगी? क्योंकि cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो I मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, और ये आ गया 1। इसका मतलब I मैक्स की वैल्यू क्या आ गई? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये आ गई मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसी तरीके से जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, इसका मतलब cos फाई की वैल्यू -1 है, तो ये I आ जाएगी I मिनिमम, और I मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर, यहाँ पर -1 आएगा तो ये आ गया -2A1A2। इसका मतलब आई मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, आई मिनिमम की वैल्यू आ गई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, फोकस नहीं हिलना चाहिए। cos फाई की वैल्यू +1, cos फाई की वैल्यू -1, फाई की क्या वैल्यू है, इसके लिए ग्राफ बनाया। क्या ग्राफ कह रहा है कि cos फाई की वैल्यू +1 का मतलब ये है कि फाई की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू 2 पाई, फाई की वैल्यू 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो हमने फाई की वैल्यू जनरलाइज कर दी 2n पाई और यहां पर n की वैल्यू लिख दी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एक्सेट्रा। इसका मतलब यहां पर वैल्यू आ गई 2n + 1 पाई और n की वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3। ठीक बात है, फिर से देखिए, ये है स्टोरी। स्टोरी क्या है कि द फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अगर A1 और A2 दो तरीके की वेव, दो एम्पलीट्यूड की वेव किसी एक मीडियम में साइमल्टेनियसली ट्रेवल करेंगी तो क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेव की का एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी बदल जाएगा। जब हम लोग लाइट का सुपरपोजिशन पढ़ते हैं तब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर A1 A2 अगर A1 A2 इक्वल हो जाए, A1 A2 इक्वल का मतलब क्या है, A1 A2 इक्वल का मतलब है कि जिन दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए। क्या इक्वेशन बनने वाला है, लेफ्ट साइड में इक्वेशन लिखा है, देखिए A1 की जगह A, A2 की जगह A, सॉरी यहां पर भी ये A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई, फॉर्मूला बन गया 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई, ये आ गया 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई, डबल एंगल वाले फॉर्मूले से इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर 5/2। इसका मतलब आई की वैल्यू आ गई 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक बात है, इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा अंतर है। इस सिचुएशन में आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 4A स्क्वायर, और ये कब होगा, जब फाई की वैल्यू 2n पाई होगी। फाई की वैल्यू नहीं बदलेगी, अगर आप यहां पर फाई की वैल्यू 2 पाई रखें तो क्या आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई कॉस स्क्वायर पाई कॉस पाई, कॉस पाई -1 उसका स्क्वायर आ गया, ये आ गया +4A स्क्वायर। और यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी यहां पर आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि जब आप यहां पर फाई की वैल्यू 2n + 1 पाई रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने 2n + 1 पाई रखा, मान लीजिए आपने रखा n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखा, ये क्या आ गया 3 पाई, 3 पाई / 2 cos 3 पाई/2 0, पाई/2 का जो भी फैक्टर आएगा उसके बाद ये मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्या अंतर है इसमें, इन दोनों में अंतर बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है कि जो कॉस स्क्वायर की यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी हम लोगों ने। आइए देखते हैं, दो तरीके से हम लोग को समझना है। क्या दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, एक बार बात हुई A1 + A2 होल स्क्वायर की, ये A1 + A2 होल स्क्वायर है, और आई मिनिमम की बात हुई A1 - A2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर I वर्सेस फाई का ग्राफ बनाएंगे, एक ये वो सिचुएशन है जब A1 इज नॉट इक्वल टू A2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिन दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। और ये वो सिचुएशन है जब I की वैल्यू आएगी 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पर
A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है। इसका मतलब कि जिन दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है उनका एम्पलीट्यूड सेम है। तो यहां पर I मैक्स क्या हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा 4A² और I मिनिमम क्या होगा, I मिनिमम 0 हो जाएगा। इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर एक मैक्सिमम की लाइन बनाई क्योंकि ये I है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि I मैक्स की वैल्यू 4A² है और 0 यहां पर है, I मिनिमम 0 यहां पर है। ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फेज डिफरेंस 0, यहां पर फेज डिफरेंस पाई, यहां पर फेज डिफरेंस 2 पाई, यहां पर फिर से फेज डिफरेंस 3 पाई, यहां पर माइनस पाई। इसमें क्या अंतर आएगा, इसमें और इसमें अंतर ये आएगा कि यहां पर जब हम लोगों ने y एक्सिस पे I लिया और x एक्सिस पे हम लोगों ने फेज डिफरेंस लिया, नेट फेज डिफरेंस की बात हो रही है, तो यहां पर I मैक्सिमम की एक लाइन बनेगी नॉन जीरो और I मिनिमम की दूसरी लाइन बनेगी। ध्यान से समझिए, I मैक्सिमम अलग है, I मिनिमम अलग है। ये ग्राफ ऐसे बनने जा रहा है, ये ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस 0 है, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस पाई है, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस 2 पाई है, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस 3 पाई है। यहां तक ठीक है। फेज डिफरेंस की बिल्कुल वही कंडीशन रहेंगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो यहां पर मैक्सिमम है, ये है I मैक्सिमम और ये है I मिनिमम, ये अंतर है। अब इसको लेके हम लोग उसमें चलेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले में। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे अब यहां पर फाई की कंडीशन लिख देते हैं कि I मैक्स का मतलब क्या है, I मैक्स का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। I मैक्स इसका मतलब वो पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई कितना होगा, 2n पाई। बार बार मैं ये बात आपको बता रहा हूं, ये इसके लिए भी यही सही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहां पर जो हम लोग देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो तरीके के इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, वो पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। कौन से पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जहां पर फाई की वैल्यू 2n पाई है। n की वैल्यू क्या, इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 है, 2 पाई है, n की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी तो 2 पाई, फिर 2 रखी, 2 रखने पर यहां क्या आ जाएगा 4 पाई एंड 6 पाई। ये हम लोगों ने कॉस के ग्राफ से पीछे समझा है। ठीक इसी तरीके से जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n+1 पाई है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फेज डिफरेंस की कंडीशन दोनों में सेम रहती है, दोनों सिचुएशंस में। ये वो सिचुएशन है जब दो सुपर इम्पोजिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो I मैक्सिमम क्या होगा, A1 + A2 होल स्क्वायर। अगर यहां पर A1 और A2 दोनों की वैल्यू A रख देंगे तो यही वाला फिगर आ जाएगा 4A² वाला। ठीक बात है, समझ में आ गई। हम लोग अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों ने यहां पर एक लैंप लिया, ये एक कोई लैंप है, ठीक है, और यहां ये एक स्लिट लिया। तो जब हम लैंप के सामने स्लिट रखेंगे तो क्या होगा कि लाइट यहां से आएगी और ये दो इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स यहां से ले रखी हम लोगों ने, S1 एंड S2। मैं आपको सबसे पहले ये बात बता रहा हूं और सबसे लास्ट में भी यही बात हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिए क्या बात है। बात यह है कि हम लोग यहां पर दो बल्ब क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, दो बल्ब इसलिए नहीं लगा सकते कि हमको फाई टी की वैल्यू कांस्टेंट चाहिए। तो पहले हम लोग इसमें पाथ डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस को कैपिटल D कहते हैं, दिस इज कैपिटल D, और प्रैक्टिकली ये 1 to 2 मीटर्स होता है। ठीक बात है। ये डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल d कहते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और ये डिस्टेंस इन मिलीमीटर्स होता है, फ्यू मिलीमीटर्स। ठीक बात है।
इसको सेंटीमीटर में भी ले लेते हैं हम लोग, कभी कभी ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, फ्यू सेंटीमीटर। अब क्या है कि एक वेव यहां से चली, एक वेव यहां से चली, हमने ऐसा मान लिया कि वो P पॉइंट पर मिल गई। बहुत ध्यान से देखिए, y एक वेरिएबल ले लिया, y ये स्क्रीन है, स्क्रीन, आप प्रैक्टिकली किसी स्मूथ वॉल को स्क्रीन बना सकते हैं। एक लैंप यहां पर लिया हम लोगों ने और इससे 2 स्लिट्स आ गई, ठीक है, ये दोनों स्लिट्स, S1 से एक लाइट चली, वेव चली, यहां पर पहुंची, S2 से एक वेव चली, यहां पर पहुंची। ये जो चीज है, दिस इज एक्चुअली द पाथ डिफरेंस। ये क्या चीज है? ये है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या कि दो वेव्स अलग अलग सोर्स से चल के P पॉइंट पर मिल रही हैं, दोनों ने अलग अलग पाथ लेंथ ट्रेवल करी, तो दोनों का पाथ लेंथ अलग अलग होगा, इसका मतलब दोनों का पाथ डिफरेंस होगा। हम लोग पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखिए, पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। पाथ डिफरेंस आएगा S2P माइनस S1P। इसको कैलकुलेट करने का थोड़ा सा ज्योमेट्री है, आई होप कि आप कोऑपरेट करेंगे। हम लोग दो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल्स में। एक ट्राइंगल आ रहा है ये S2P इसका होल स्क्वायर, दिस विल बी, ये यू कैन सी दिस, ये वाला S2P, और ये आ जाएगा, ये D का बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा D/2, ये डिस्टेंस आ गया D/2, ये डिस्टेंस D/2, तो ये पूरा कितना हो गया y प्लस डी, इसका मतलब d स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 होल स्क्वायर। और इसी तरीके से S1P स्क्वायर वाला जो ट्राइंगल है उसमें हो जाएगा d स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 होल स्क्वायर। यू कैन सी ये S1P है, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ये ट्राइंगल बनेगा, ये इतना ट्राइंगल बनेगा, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम लोगों ने लिया। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल कैलकुलेशन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर प्लस डी बाय 4 प्लस माइनस था, ये माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये वाला प्लस हो जाएगा 2/d/2, तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया S2P स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू y इनटू d। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एक कलाकारी करने जा रहे हैं। क्या कलाकारी है? ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये अब इस कलाकारी को समझिए। क्या हुआ कि ये डिस्टेंस है मिलीमीटर में और ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, आई एम सॉरी, ये डिस्टेंस है मीटर में और ये डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। क्या होगा कि ये जो एंगल यहाँ पर 30 डिग्री दिख रहा है, ये जो एंगल यहाँ पर 45 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल प्रैक्टिकली 1 2 3 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग इन दोनों डिस्टेंसेस को अप्रॉक्सीमेटली d के इक्वल लिख देंगे, लेकिन यहां पर हम दोनों को d और d नहीं लिख सकते, नहीं तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, ये y d यहां से आया था, y d यहां से आया था, 2y d था, तो डेल्टा x क्या आ गया, y d अपॉन d, ये 2d यहां से कैंसिल हो गया। डेल्टा एक्स क्या चीज आ गई, पाथ डिफरेंस। अब आप इसको ध्यान से देखें कि एक्चुअली डेल्टा एक्स में वेरिएबल क्या है। डेल्टा एक्स में वेरिएबल है y। इस y वेरिएबल का क्या मतलब होता है? इस y वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जब यहां से आने वाली लाइट रेस, मैंने अगर आपको नहीं दिखाया है तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, यहाँ पर पेज नहीं है हमारे पास, फिर से दिखा देता हूं। एक्चुअली ऐसा सीन होता है कि एक S1 है और एक S2 है और यहाँ है स्क्रीन। तो वो ये कह रहे हैं कि एक सोर्स से लाइट आएगी ऐसे, ये एक सोर्स की लाइट है, और दूसरे सोर्स से लाइट आएगी ऐसे, ये दूसरे सोर्स की लाइट है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये वो रीजन है जहां पर दोनों सोर्सेस से लाइट आएगी। इसका मतलब कि अगर ये इसका बाइसेक्टर है
तो इसका मतलब कि केवल इतने रीजन में ही हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, या ये वो रीजन, आप देखिए ब्लू वाली, अब ब्लू वाली मान लीजिए एक रे यहां पर आ गई, ये ब्लू वाली एक रे यहां पर आ गई, ये तो ग्रीन वाली से एक वेव यहां पर आ जाएगी, ये सुपरपोजिशन होगा। अब यहां पर ब्लू वाली तो यहां पर भी जाएगी, लेकिन ग्रीन वाली इसके ऊपर नहीं जा सकती, तो यहां पर सुपरपोजिशन नहीं होगा। ये बात हम लोग कहना चाह रहे थे वहां पर। तो हम लोग फिर से पेज नंबर 4 पर आ रहे हैं। ये हमारा कैलकुलेशन था कि डेल्टा एक्स वाई अलग अलग पॉइंट्स पर मिलने वाली वेव्स के लिए पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा कि हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला जिसमें ऐसा लिखा था कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। इसका मतलब जब हम लोगों ने पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस को रिलेट किया था, तो अगर यहां पर हमने 2n पाई रख दिया और यहां पर हमने 2n प्लस 1 पाई रख दिया, तो इसका मतलब हम लोगों ने डेल्टा एक्स को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब यहां से जो डेल्टा एक्स आने वाला है, क्या आने वाला है डेल्टा एक्स? यहां से डेल्टा एक्स आने वाला है n लैम्डा। इसका मतलब n लैम्डा क्या हुआ? n लैम्डा हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस। यहां से डेल्टा एक्स क्या आने वाला है? देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये n लैम्डा आया था, ये आया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। डेल्टा एक्स आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक बात है। ये इनका ऐसा कहना है कि इस इक्वेशन में, ये कौन सा इक्वेशन है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। अगर इस इक्वेशन में जो ये वाला इक्वेशन आया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी, अगर हम डेल्टा एक्स की जगह n लैम्डा लिख दें, ये देखिए, तो y क्या आ रहा है? y आ रहा है n टाइम्स d लैम्डा बाई डी। क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग? ये बताना, अब n क्या चीज थी याद करिए। जब हम लोगों ने 2n पाई लिखा था, जब हम लोगों ने 2n प्लस 1 पाई लिखा था, उस समय n की वैल्यूज क्या होती थी? 0 1 2 3 इंटीजर्स लिए थे हम लोगों ने। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये क्या आया? इसको हम लोग बोलते हैं, ये आ गया पोजीशन ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्पॉट। ब्राइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। कैसे पता चला इंटेंसिटी मैक्सिमम है? क्योंकि हम लोगों ने 2n पाई से डिराइव किया, क्योंकि हम लोगों ने n लैम्डा से डिराइव किया। ये दोनों कंस्ट्रक्टिव के लिए है, ये फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, लेकिन ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए। ये देखिए, ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए। इसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में, ये हमारा बेसिक इक्वेशन फॉर पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। कैसे पता चला कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है? क्योंकि ये स्मॉल डी और कैपिटल डी यंग्स अपैरेटस के सेटअप में आता है। स्मॉल डी की वैल्यू होती है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और कैपिटल डी की वैल्यू होती है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट्स। वेरी गुड। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को फिर से, ये तो एक वैल्यू आई थी, और यहां से फिर अगर हम लोग इसको निकाल लें, डेल्टा एक्स की जगह 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा? वाई डी अपॉन डी। इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी, ये d लैम्डा बाई डी यहाँ पर रहेगा, और ये आ जाएगा 2n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ nth डार्क। पोजीशन ऑफ nth डार्क। मैंने आपको बताया कि n वही है, भूलिए नहीं, n वही है 0 1 2 3। कंस्ट्रक्टिव के लिए ये आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई की वैल्यू क्या निकाली थी? 2n प्लस 1 पाई, और डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या निकाला था? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। मैं आपका दर्द समझ रहा हूं कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद करना, उसका भी तरीका बताएंगे कि कैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हम लोगों ने ये एक सिचुएशन पर हम लोग आ गए, एक कंक्लूडिंग सिचुएशन पर आ गए, जहाँ पर हमको ये फॉर्मूला दिख रहे हैं कि ये 2n प्लस 1
लैम्डा बाई 2 ये अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, अभी भी ध्यान से देख रहे थे पर अब ज्यादा ध्यान से देखेंगे। इसको मैंने इसीलिए थोड़ा साइड में कर दिया। क्या है कि वो बोल रहे हैं कि दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। क्या आ गए? दो इक्वेशन। एक y का इक्वेशन आया n टाइम्स डी लैम्डा बाई डी, और एक y का इक्वेशन आया 2n प्लस 1 बाय 2 डी लैम्डा बाई डी। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें d क्या चीज है? ये है d। स्मॉल d क्या चीज है? ये है स्मॉल d। लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इसका मतलब यहां से जो रेडिएशन आ रहा है, इस बल्ब से जो रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ है। और जो दो सोर्सेज हम लोगों ने बनाए, जो दो स्लिट्स बनाई, दे आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। ये सिंगल बल्ब से हम लोगों ने यहाँ पर सोर्स बनाया है। इसका मतलब कि दोनों सोर्सेस की वेवलेंथ सेम होगी। अब बहुत ध्यान से हम लोग को देखना है कि हम यहां पर n की वैल्यू 0 रखने जा रहे हैं। n की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ रहा है? n की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है। और अगर हम यहां पर n की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू आ रही है हाफ टाइम्स डी लैम्डा बाई डी। अगर हम लोग अगले स्टेप में n की वैल्यू 1 रखें, n की वैल्यू 1 रखने पर y आ जाएगा डी लैम्डा बाई डी। n की वैल्यू 1 रखने पर y आ जाएगा 3/2। 1 रखेंगे 3/2 डी लैम्डा बाई डी। ठीक है। अगर आपको ये थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है, क्या दे रहा है? तकलीफ, तो आप ऐसा करें कि लेट्स से कि डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आपको कुछ दी होगी। कैपिटल डी की वैल्यू मान लीजिए 1 या 1.5 मीटर है, स्मॉल डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, और लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए 5000 एंगस्ट्रॉम। ऐसी सिचुएशन में डी लैम्डा अपॉन डी कांस्टेंट आ जाएगा एक गिवन यंग्स डबल स्लिट के apparatus के लिए। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ये जो भी बला है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर ब्राइट स्पॉट आ रहा है। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 0 यहाँ है। यहां से हमने मेजर करना स्टार्ट किया था। y0 यहां था, इधर भी y बढ़ रहा था, इधर भी y बढ़ रहा है। y0 यहाँ, y0 पर हमको ब्राइट स्पॉट मिला है। ये इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन ब्राइट के लिए लिखा है, और ये वाला इक्वेशन जो है वो डार्क के लिए लिखा है। ध्यान से देखिए, ठीक है। हो सकता है ये कलर थोड़ा सा इरिटेट करे, पर मजबूरी है उसको हाईलाइट करने के लिए दिखाया जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए अब क्या हुआ कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट। क्यों बोल रहे हैं इसको सेंट्रल ब्राइट? क्योंकि ये सेंट्रल पर मिल रहा है। क्या सेंट्रल डार्क भी होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो y0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डार्क। ये क्या चीज है? ये है फर्स्ट डार्क। ऑलराइट, ये क्या चीज है? n की वैल्यू 1 रखने पर इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट। ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट। और ये क्या है? सेकेंड ब्राइट। ठीक है, ये है सेकेंड ब्राइट। इसका मतलब अगर हमने डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखी है तो अगला ब्राइट कहां आएगा? 2 सेंटीमीटर पर। ये आएगा ब्राइट। अगला कहां आएगा? 4 सेंटीमीटर पर। ये आएगा ब्राइट। इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी 6 सेंटीमीटर, इधर भी 6 सेंटीमीटर। ये सारे ब्राइट आ रहे हैं, ये सारे ब्राइट। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट, इसका नाम है फर्स्ट ब्राइट, इसका नाम है सेकेंड ब्राइट। इसमें n की वैल्यू 0 है, इसमें n की वैल्यू 1 है, इसमें n की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए।
अगर हमने इसमें n की वैल्यू 0 रखी, ये वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 2/2 ये कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहला डार्क कहां मिल रहा है, पहला डार्क कहां मिल रहा है, ये है पहला डार्क। ध्यान से देखिए इसको, ये है पहला डार्क, ये डार्क आया, दो ब्राइट के बिल्कुल बीच में एक डार्क, इसको बोलते हैं फर्स्ट डार्क। n की वैल्यू क्या है 0। दूसरा डार्क यहां पर आ रहा है, देखिए ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। n की वैल्यू 1 रखेंगे, 3/2 इंटू 2 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है, ये दूसरा डार्क है, इसको सेकेंड डार्क कहते हैं। सेकेंड डार्क के लिए n की वैल्यू 1 है। ब्राइट में एक एडिशनल हमको मिल रहा है सेंट्रल ब्राइट, इसलिए वो n 0 में चला जा रहा है। लेकिन डार्क जब n 0 रखेंगे तो पहला डार्क मिलेगा जो दिख रहा है, पहला डार्क आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। ये एक सिचुएशन आ गई। मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है यहां पर, या ये दिखाने की कोशिश मैं करने जा रहा हूं कि अगर आपने इसको मान लिया कि ये क्या है, ये nth ब्राइट स्पॉट है, ये nth ब्राइट, और ये क्या है, ये nth डार्क है, ये nth डार्क है। इसकी पोजीशन आ रही थी 2n+1/2 d लैम्डा बाई डी, और इसकी आ रही थी nth ब्राइट की आ रही थी, ये आ रहा था हमारा n टाइम्स d लैम्डा बाई डी। ठीक है, ये इसको भी यहीं पर लिख देते हैं। ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी, इसके ठीक इसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि यहां पर कुछ हमारे ब्राइट पॉइंट आ रहे हैं, कुछ डार्क पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, और ये ब्राइट है। उसके बाद ये ब्राइट है, उसके बाद ये ब्राइट है, उसके बाद ये ब्राइट है। ठीक है, ये हमारे ऑल्टरनेट ब्राइट आ रहे थे यहाँ पर। क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके लिए n की वैल्यू 0 है, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में था डार्क, इन दोनों के बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में डार्क था। यहां पर डार्क है, यहां पर डार्क है, यहां पर डार्क है, यहां पर डार्क है। इसके लिए n की वैल्यू 0 थी, इसके लिए n की वैल्यू 1 थी, इसके लिए n की वैल्यू 2 थी। ध्यान से देखिए, इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट, इसका नाम है, इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट, इसका नाम है फर्स्ट डार्क, ये है फर्स्ट ब्राइट, ये है n इज इक्वल टू 1 का मतलब सेकेंड डार्क, ये है n इज इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड ब्राइट, एंड सो ऑन। हो क्या रहा है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने जो ब्राइट और डार्क डिस्कस किए हैं वो केवल पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स का मतलब ब्राइट हम लोग उसको कहते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ब्राइट का मतलब क्या है, ब्राइट का मतलब है, अगर हम जिस चीज को ब्राइट स्पॉट कह रहे हैं, ब्राइट स्पॉट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको हम लोग ब्राइट स्पॉट कहते हैं। कभी कभी इसको प्यार से मैक्सिमा भी कहा जाता है, मैक्सिमा भी कहते हैं। इसी तरीके से जो चीज डार्क स्पॉट है, डार्क स्पॉट का मतलब क्या है, डार्क स्पॉट का मतलब है पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी इसी को हम लोग, और यहां पर ये 0 भी होती है, इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये जो चीज है यहां पर, ये अपना प्यारा वाला ये जो चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव, और ये क्या है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। लेकिन ये यंग्स डबल स्लिट का apparatus मैं वापस इस पेज पर लाया हूं जहां पर हम लोगों ने इंटेंसिटी का ग्राफ समझा। इंटेंसिटी का ग्राफ समझने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का ग्राफ समझने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इसी के साथ हमको फेज डिफरेंस से रिलेट करने हैं। कैसे, ये देखिए, ये 0 इंटेंसिटी का पॉइंट, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट, फिर ये यहाँ पर जो
डार्क स्पॉट आएगा वो जीरो इंटेंसिटी का, और ये जो पॉइंट आएगा फिर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर इसका मतलब ये जो कॉस स्क्वायर का ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, दिस वाज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर 5/2, ये एक्चुअली इंटेंसिटी यहां पर है। इसका मतलब दो ब्राइट स्पॉट के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में एक जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट आएगा, एक डार्क पॉइंट आएगा। इन केस ऑफ लाइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू हैव दीज टू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर A1 और A2, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस की बात करते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक कोहेरेंट सोर्स है। क्या है? कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स की जो कंडीशंस हैं उसमें एक ये कंडीशन होती है कि जो दो सोर्सेस, हम उनको कोहेरेंट तभी कहते हैं जब उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। एम्पलीट्यूड सेम होने से क्या होता है? एम्पलीट्यूड सेम होने से ये होता है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट है वहां पर जीरो इंटेंसिटी होगी। ये बात मैंने जो यहां पर समझाई थी कि जब A1 और A2 सेम नहीं होते, दो सोर्सेज जिनका सुपरपोजिशन हो रहा है उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा, जब उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो मिनिमम वाला A1 माइनस A2 होल स्क्वायर है। इसका मतलब कि एट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑल्सो विल गेट सम लाइट, कुछ ना कुछ लाइट वहां पर दिखेगी। और ये प्रैक्टिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ब्यूटीफुल बात यही है कि प्रैक्टिकली ये बात जस्टिफाई करना, जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखते हैं, इसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, ये ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट जो है, तो वहां पर ये बहुत मुश्किल होता है कि हम पैटर्न पहचान पाए, या अपनी आंखों से देख के ये पहचानना कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, ये दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज, क्योंकि डार्क का सेंटर डार्क है और इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही। इसी तरीके से दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। स्टैंडर्ड एपरेटस में जो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज होता है वो फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट के बराबर होता है, और इसी को हम लोग इस फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग पूरे एपरेटस को, यंग्स डबल स्लिट के एपरेटस को, द होल सेटअप इज इमर्स्ड, ये S1 था, ये S2 था, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस D था, ये वाला डिस्टेंस D था, तो अगर हम लोग इस पूरे एपरेटस को एज इट इज पानी में डुबा दें तो फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस। जब आप ये एक्सपेरिमेंट अपने लैब में, अपने घर में, किसी डार्क रूम में लेजर लाइट के थ्रू, लेजर लाइट की हेल्प से करेंगे तो आपको फ्रिंज विड्थ निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि दो डार्क स्पॉट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल लें, क्योंकि डार्क आइडेंटिफाई करना आसान होता है। ठीक है, झूठ अगर आप पकड़ लेते हैं तो सच अपने आप इमर्ज करता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक बार फिर से हमको यंग्स डबल स्लिट एपरेटस के सेटअप में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक फाइनल क्वेश्चन जिसका मैं इंतजार कर रहा था इतनी देर से, कि जो कोहेरेंट सोर्स हैं, मैं फिर से लिख दूं कहीं पर, कहां लिख दूं, ये देखिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स ये होते हैं कि टू लाइट सोर्सेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, two light sources of same frequency, same amplitude and constant phase difference. What is that? Constant phase difference due to time lag. वो ये कहना चाह रहे हैं, जो हम लोगों ने एक जगह कहीं ये बात डिस्कस करी थी कि फाई जो था वो फाई x प्लस फाई t है। फाई x क्या बोला है? फाई x था 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स डेल्टा x, और फाई t था 2 पाई बाय t टाइम्स डेल्टा t। तो उनका ये कहना है कि अगर हम दो बल्ब यहाँ पर ले लेंगे, अगर S1 S2 जो हम लोगों ने सेम बल्ब से इल्यूमिनेट कराए हैं, अगर उन दोनों सोर्सेस पे हम दो अलग अलग बल्ब लगा देंगे तो एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल बात है पर समझना जरूरी है कि सेम टाइम लैग का मतलब क्या है।
क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हम लोग पूरा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो पूरा ये यंग्स डबल स्लिट का जो सेटअप है, उसमें हम लोगों ने 5T की बात ही नहीं करी। देख लीजिए आप, हम लोगों ने 5T की कहीं बात नहीं करी। हम लोगों ने सीधे सीधे ये निकाला कि एक सोर्स एक लाइट वेव यहाँ से आई, एक लाइट वेव यहाँ से आई, S2P माइनस S1P, हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस निकाल के, और फिर जब हमने इंटेंसिटी वाले इक्वेशन में रखा तो उसमें तो फाई होता था, उसमें तो 5T भी होना चाहिए। वो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यंग ने जो पूरा सेटअप किया था उसमें उसने इन दोनों को कोहेरेंट रखा। अगर दो अलग अलग बल्ब लेता तो क्या होता कि बल्ब में लाइट कैसे आती है, 2 मिनट में समझ लीजिए, 1 मिनट में, 30 सेकंड में समझ लीजिए, 10 सेकंड में समझ लीजिए। क्या होता है कि बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट में करंट फ्लो करता है, हाई रेजिस्टेंस करंट टाइम I²RT से हीट प्रोड्यूस हो गई। वो हीट उसके अंदर, बल्ब के अंदर गैस होती है, उस गैस को हीट जब मिलती है गैस के एटम्स को तो वो आयनाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर स्टेट में जाता है, जब वो लोअर स्टेट में आता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि कोई भी गैस आप बल्ब के अंदर आप कुकिंग गैस डालते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको वेवलेंथ चाहिए दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, वो 4000 से 8000 के बीच में ही होनी चाहिए। इसलिए बल्ब डिजाइन किए जाते हैं, गली मोहल्ले में बल्ब नहीं बनाए जा सकते। वेरी गुड। तो क्या हुआ कि अगर दो अलग अलग बल्ब होंगे तो जिस इंस्टेंट पर इस बल्ब में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उस इंस्टेंट पर इस बल्ब में भी हो, ऐसा एंश्योर नहीं किया जा सकता। यहां पर जो पल्स आ रही है वो किसी एक ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आई, और वही पल्स को हमने बाद में बाइफरकेट करके S1 और S2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि टाइम लैग वाला फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, माइंड इट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि phi-t 0 होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि phi-t कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कि अगर उसकी वैल्यू पाई है तो हर बार हम लोग पाई में ऐड कर देंगे, मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव वाला 2 पाई है तो टोटल फेज डिफरेंस 3 पाई हो जाएगा, उससे पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये हो सकता है कि डार्क वाला ब्राइट हो जाए, ब्राइट वाला डार्क हो जाए, लेकिन अगर हम दो अलग अलग बल्ब ले लेंगे तो ब्राइट वाला अभी ब्राइट दिख रहा है, फिर थोड़ी देर में डार्क दिखने लगेगा, जो डार्क दिख रहा है वो थोड़ी देर में, थोड़ी देर का मतलब इन इंस्टेंट ऑफ 1 सेकेंड के अंदर ही वो ब्राइट वाला डार्क तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड क्या आता है? वर्ड आता है यहां पर सस्टेन पैटर्न। क्या है? सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसमें जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? वन ऑफ द मेजर कंडीशन ये है कि टाइम लैग कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको हम वन वर्ड में ये कह देते हैं कि S1 और S2 कोहेरेंट होना चाहिए। और प्रैक्टिकली कैसे अचीव किए जाते हैं यू कैन सी बेटर। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग जब इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तब हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि यंग डबल स्लिट पर क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं। 3 प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।